हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन में पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें हमने सोल्यूशन का पार्ट पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। जो भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, यानी उसकी भौतिक अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस जैसी भी होगी, वो क्या डिटरमाइन कर रही थी? सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। यानी अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हमारा सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? सॉलिड। एंड अगर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। और अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो हमारा सोल्यूशन भी कैसी स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। ये सब हमने पढ़ा था। साथ ही हमने क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी हमने देखी थी सॉलिड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में, जिससे हमने क्या निकाला था? हेनरीज लॉ हमने जहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हम वेपर प्रेशर की बात करते थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इक्विलिब्रियम में हम वेपर प्रेशर देख रहे थे। और उसके बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, जब क्या कर रहे थे? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे। या हम मान सकते हैं कि किसी सोल्यूशन में अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो क्या कर रहा था? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को लो कर रहा था। यानी प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर था किसी सॉल्वेंट का, सोल्यूशन में आने पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था, जिसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा। इसके बाद वेपर प्रेशर से हमने एक लॉ पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ, जिसे नाम दिया गया। राउल्ट्स लॉ क्या था कि जितना भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट होगा किसका? एक तो प्योर स्टेट में जितना भी सॉल्वेंट का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, इनटू उसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कितना होगा? सॉल्वेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था? राउल्ट का लॉ था। अब हमने कहा था कि जो जो सोल्यूशन राउल्ट के लॉ को ओबे करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? आइडल सोल्यूशन कहा जाएगा, यानी आदर्श विलयन कहा जाएगा। और जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? नॉन आइडल सोल्यूशन कहा जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं आज के सेशन में। ओके, तो आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन हमारा हो गया था। These solutions obey Raoult's law at all temperature and concentration। कौन सा सोल्यूशन है? आइडल सोल्यूशन है, जो किसका पालन कर रहे हैं? राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। They are formed by mixing two or more components that have identical molecular size, structure and intermolecular force। ये हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और सोल्यूशन होगा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हम बोल सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड उनके बीच में जितना भी इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो सब क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, समान होगा। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो इंटरेक्शन फोर्स के कारण ही जितना हीट उसको पहले चाहिए था वही हीट बाद में चाहिए था, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो आ रहा था, यानी हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले और अब सेम था। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या थी? इक्वल थी। तो दोनों जब एनर्जी इक्वल हो जाएंगी तो जब डेल्टा एच निकाला जाएगा, हीट बोल सकते हैं कि दोनों हीट इक्वल हो जाएंगी। एच इनिशियल और एच फाइनल हम देख रहे थे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, सपोज हम 5 मान रहे हैं, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा क्या आ रहा था? 0। वहीं जब हमने वॉल्यूम की बात की थी, डेल्टा वी मिक्सिंग हम कह रहे थे, तो वो भी आइडल के केस में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। और किस वजह से आ रहा था? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, या इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम बोल सकते हैं, या उनके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इक्वल था। और उसके इक्वल होने की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा था। सॉल्वेंट सोल्यूट का वॉल्यूम जितना पहले था, सोल्यूशन में आने पर भी हम क्या मान रहे थे कि उतना ही क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा। और वॉल्यूम के किसी भी प्रकार से वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है,
तो डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। तो ये सब क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी आइडल सोल्यूशन की। क्या क्या, एक तो वो राउल्ट के लॉ को ओबे करेंगे, दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा। और इन दोनों का या तीनों नियम का पालन करने का मतलब क्या था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या इंटरैक्शन फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आइडेंटिकल है नेचर। ओके, ये हमने देखा था ए जो हमने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल माने थे, बी हमने सोल्यूट के माने थे, और ए और बी हमने क्या माना था कि सोल्यूशन में ए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और बी किसके हैं, सोल्यूट के हैं। तो इन सब का जो अट्रैक्शन फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, वो क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल था। ये हमने देख लिया था। रीजन क्या था इसका, द मेन रीजन बिहाइंड दीज थ्री प्रॉपर्टीज शोन बाय एन आइडल सोल्यूशन इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स डज नॉट चेंज। ठीक है, यही हम मान रहे हैं कि जितना भी क्या है इंटरैक्शन फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, बेंजीन, टोल्यूइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आइडाइड, बेंजीन, इथाइलिन डाई क्लोराइड। ये सब किसके थे, आइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल थे। हमने कहा कि कोई भी सोल्यूशन कंप्लीटली आइडल नहीं होता, लेकिन किसी हद तक वो क्या करते हैं, राउल्ट्स के लॉ को ओबे करते हैं, या जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं एक आइडल सोल्यूशन में वहां तक वो उसको मानते हैं। तो उनको किसकी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, आइडल सोल्यूशन की, यानी आदर्श विलयन की कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मान रहे थे कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितने किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं वही उस सोल्यूशन की क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी अगर पहले सोल्यूट कम था और हमने और सोल्यूट ऐड किया, या फिर सोल्यूट की मात्रा को कम किया है हमने, तो उस केस में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनमें चेंज आता है। यानी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, डायरेक्ट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या सोल्यूट की क्वांटिटी पर निर्भर कर रही थी। इसीलिए तो क्या हो रहा है, अगर हमने सोल्यूट की मात्रा में चेंज किया है, अभी हम कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं कि जितना पहले सोल्यूट था उसकी मात्रा में हमने कुछ तो परिवर्तन किया, वो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ तो सोल्यूट की मात्रा में चेंज करने की वजह से सोल्यूशन की किसी प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा सोल्यूशन की। यानी किसी भी सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं नंबर ऑफ सोल्यूट को चेंज करने पर। ठीक है, या सोल्यूट के अमाउंट को चेंज करने पर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है दे आर 4 टाइप, यानी 4 टाइप की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सोल्यूट की मात्रा पर निर्भर करती हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने कहा कि अगर सोल्यूट की मात्रा ऐड की जाएगी तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा। ये हमने पढ़ा था। वही यहाँ पर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रही है, सोल्यूट के अमाउंट पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर निर्भर कर रही है। इसीलिए ये क्या हो गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। किसकी, सोल्यूशन की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, सोल्यूशन की है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, या जितना हम चेंज करेंगे। अब दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम कह रहे हैं अगर हम किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा को चेंज करेंगे तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर एलिवेशन की बात की जा रही है, तो एलिवेशन किस केस में होगा, जब सोल्यूट की मात्रा हमने ज्यादा ऐड की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, किसके, ये सब सोल्यूशन के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, सोल्यूशन में ये चेंज आएगा। और चेंज कर किस में रहे हैं, सोल्यूट के अमाउंट में चेंज कर रहे हैं।
सोल्यूट के अमाउंट में चेंज करने पर सोल्यूशन की इन सब प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दीज ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। ओके, इन सब में चेंज आएगा, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये सब सोल्यूशन की कैसी प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में किस तरह से चेंज आएगा वो हम पढ़ेंगे, और ये भी एक क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, आइए पढ़ते हैं इसको। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन अ बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। आपके सिलेबस में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की ही बात की गई है। जब आपको याद होगा कि हम सोल्यूशन पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह से सोल्यूशन को बनाया जाएगा। एक, जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा, और दूसरा जब वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला केस है हमें इसको स्टडी करना है, क्योंकि आपके कोर्स में वही है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, या हम बोल सकते हैं सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल से आप समझ रहे हैं जिससे वेपर नहीं बन रही है, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास सेम वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ये आपका सॉल्वेंट क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर था किसमें, प्योर स्टेट में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब जब वो अकेले था, तो वो कितना था, P0A हमने माना था। ठीक है, दूसरा हमने कोई तो सोल्यूट लिया B। ठीक है, और इसका हमने, ये सॉल्वेंट है A जो रेड कलर में है, और येलो कलर में आपका क्या दिख रहा है, सोल्यूट दिख रहा है B। ठीक है, और फिर हमने दोनों को मिक्स किया, और हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट B इज इक्वल टू कितना है, P0B है। एंड हमने क्या कहा कि सोल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मतलब इससे वेपर नहीं बन रही है। ठीक है, सोल्यूट वेपराइज नहीं हो रहा है। तो P0B की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने इनसे कोई तो एक सोल्यूशन बनाया था। यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमने A और B दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब हमने क्या माना कि जो सोल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, या टोटल वेपर प्रेशर हम बोल सकते हैं, दैट इज PT। ये PT हो गया। तो PT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, A और B के ही मॉलिक्यूल है, तो जितना इन दोनों का क्या है, वेपर प्रेशर है, अगर हम उसका सम कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा इस सॉल्यूशन का। तो हमारे पास क्या है, यहां पर सपोज सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो PA है, और जो सॉल्वेंट है उसका क्या है, PB है। तो हम मान सकते हैं PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। ओके, ये हमने पढ़ा था। और हमने साथ ही क्या देखा कि जो PB है वो 0 है। क्यों है, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो सोल्यूशन में आ रहा है, तब भी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका रीजन हमने पढ़ा था कि ये पार्शियल क्यों होगा। पार्शियल का मतलब क्या है कि ये P0A के बराबर वेपर प्रेशर को नहीं अपना पा रहा है, या उतना गेन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उसको वेपराइज होने के लिए उतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, P0A इज ग्रेटर देन PA, जिसे हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
कहा था। तो ये हमारे क्या आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमें पता चल गया जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल है। बोर्ड में यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इरेज कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। PT इज इक्वल टू PA आ गया हमारा, यानी जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। अब राउल्ट का लॉ क्या कहता था, राउल्ट का लॉ कहता था कि ये PT इज इक्वल टू PA है और ये इक्वल टू किसके हो जाता है, जो सॉल्वेंट का क्या था वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में P0A इनटू काई A या XA के इक्वल था। ये था, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा था, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा था। ठीक है, और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ओके, और हमने क्या माना कि इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, A और B, A एक सॉल्वेंट है, B दूसरा सोल्यूट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से हम XA की वैल्यू निकाल लेंगे, XA या चाय A जो भी बोलोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस X या काई B। ओके, ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस XA की वैल्यू वहां पुट करने पर क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल टू P0A इंटू काय B माइनस। ओके, ये आ जाएगा, इतना PT की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इधर ले लेते हैं, यानी P0A XB की टर्म में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। ये एक्सप्रेशन हमने राउल्ट्स के लॉ के बाद निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा P0A इंटू XB इज इक्वल टू P0A, ये P0A यही था और ये प्लस का PT है तो उधर जाके माइनस PT, ये हो गया। अब हमें पता है P0A माइनस PT क्या था, P0A क्या है आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और हमने क्या कहा था कि जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का क्या होगा वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, ये है जो वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, उसी के इक्वल हमने माना था PT इज इक्वल टू PA। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जितनी कमी आई है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। तो जब भी रिलेटिव की बात होगी, रिलेशन की बात होगी, तो वहां पर हम किसी के सापेक्ष रख के क्या निकालते हैं, उस टर्म को निकालते हैं। अगर यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो किसी और के सापेक्ष, और यहाँ हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, इनिशियली जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था किसमें, प्योर स्टेट में, उसके सापेक्ष। तो वो कहाँ है, ये है P0A था,
तो इसको हम आगे कर लेते हैं, यानी हमें पी नॉट ए इधर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम इसके सापेक्ष में क्या देखेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके किस में चले जाएगा, डिवाइड में, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो XB, और XB आप जानते हैं XB क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास को हमने डिटरमाइन करना है, मतलब पता करना है मोलर मास, किससे, वेपर प्रेशर से। तो क्या आया था हमारा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया था, पी नॉट ए इंटू माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ये फ्रैक्शन आई थी हमारी, ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, एक्स बी, जो कि क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, अगर हम बी की बात करें तो एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। तो टोटल नंबर कितने हैं कंपोनेंट्स के, दो टाइप के कंपोनेंट्स है, ए और बी, तो क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन ए या एन ए प्लस एन बी, जो भी आप लिखो। ठीक है, ये आ गया किसकी वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो सोल्यूट है अगर वो बहुत लो क्वांटिटी में है, सोल्यूट अगर कैसा है, लो क्वांटिटी में है, मतलब बहुत कम उसकी अमाउंट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एन बी प्लस एन ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए मान लोगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है, उसमें चीनी बहुत कम मात्रा में, सोल्यूट बहुत कम मात्रा में है, तो हम चीनी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम क्या मान सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही वहां पर प्रेजेंट है, तो हमने एन बी प्लस एन ए इज इक्वल टू क्या मान लिया, एन ए मान लिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जब एन बी प्लस एन ए की जगह हम क्या रख लेंगे, एन ए, तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास एम बी डिवाइडेड बाय एन ए के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए, ये हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये है एक्स बी के इक्वल, और एक्स बी किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू, अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर एक्स बी की, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक्स बी की वैल्यू आ गई है, एक्स बी है यहां पर, ये एक्स बी की वैल्यू आ गई है, और इसकी वैल्यू हमें वहां पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे सॉल्व, डब्ल्यू बी, ये एम ए ऊपर चला जाएगा और एम बी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। और हमें क्या निकालना है,
मोलर मास, और वो भी किसका? सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट का मोलर मास यहाँ कहाँ है? ये है Mb। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे, फिर पहले इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से Mb की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो Mb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Mb की वैल्यू निकालनी है। Mb इज इक्वल टू हो जाएगा, ये P0A और WB और MA एक साथ आ जाएगा। ठीक है, WB इंटू MA और डिवाइडेड बाय P0A माइनस PT माइनस WB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, ये टोटल किसके इक्वल हो रहा है? NB अपॉन NA के हो रहा है। ठीक है, और ये टोटल किसके इक्वल हो रहा है? XB के इक्वल हो रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शो करेंगे, या हम कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट पर डिपेंडेंट है और हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो यहाँ से हम आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका? सोल्यूट का। अगर आपके पास क्या दिया गया है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर स्टेट में, आपको पता है कि गिवन अमाउंट किसका है? सोल्यूट का आपके पास है, सॉल्वेंट का आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा, साथ ही साथ क्या है? वेपर प्रेशर है आपके पास, किसका? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। और क्या दिया है आपको? गिवन जो वेट है सॉल्वेंट का वो आपके पास है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट ये तो नहीं बता सकते कि सोल्यूट कौन सा केमिकल है, लेकिन आप उसका मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। तो आज हमने कॉलिगेटिव में पढ़ा, प्रॉपर्टीज में पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसे डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है उसकी वैल्यू निकाली। साथ ही साथ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से हमने मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश की, किसकी? सोल्यूट की। ठीक है, तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो आप कर ले जाएंगे। इसके बाद हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पढ़ेंगे एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, जो तीनों ही क्या है? आगे आने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।